मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आज भदोई में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हुआ है। यह परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली जो परिवर्तन यात्रा है, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये यात्रा आज भदोई में आ पहुंची। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है ये 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 तक साल भर चलने वाली है। 365 दिन ये चलने वाली है। तो ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल अभियान है। इसलिए इस अभियान में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का विषय क्यों चुना गया है? खड़ी क्यों इधर आ जाओ, बैठो, आ जाओ, खुद बैठ जाओ, बिठाओ, बिठाओ। कुर्सी काहे के लिए लगाई? आप लोगों के बैठने के लिए तो कुर्सियां लाई गई। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 क्यों चलाई जा रही है? तो ये पार्ट 1 भी हम लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाई थी और इसके बारे में जागरण भी किया गया था। मगर ईवीएम भंडाफोड़ पार्ट 2 का यात्रा शुरू होने के पीछे का मतलब ये है, चलाने के पीछे का मतलब ये है, उद्देश्य है कि 2024 में भी ईवीएम मशीन के द्वारा आप लोगों के वोटों की चोरी होने वाली है। मगर आप लोगों को आपके वोटों की चोरी होने वाली है, ये बताइए। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और तीनों शब्दों को मिलाकर एक अर्थ निकलता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। यूरोपियन देशों में एक जर्मन नाम का देश है, बड़ा देश है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जब जर्मन का सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ईवीएम असंवैधानिक है, तो भारत में संवैधानिक कैसे हो सकता? भारत में संवैधानिक कैसे हो सकता है? अगर जर्मन का सुप्रीम कोर्ट कहता है असंवैधानिक है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है घोटाला होता है और घोटाला करना गैर कानूनी है, घोटाला करना असंवैधानिक है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अलग भाषा में वही बात कह रहा है। तो उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। यदि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, तो इस तरह की मशीन चुनाव में रखी जानी चाहिए
ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में यदि आप जिस पार्टी को चुनना चाहते हैं, जिस एमएलए को चुनना चाहते हैं, विधायक को चुनना चाहते हैं, सांसद को चुनना चाहते हैं, उसको चुनने का जनता को अधिकार है। ईवीएम मशीन को अधिकार नहीं है कि वो उसको चाहे उसको चुन ले, ये उसके पास अधिकार नहीं है संविधान के अनुसार। तो 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव करवाने का काम नहीं कर सकती। इसका दूसरा अर्थ यह है कि ईवीएम मशीन बदमाशी से काम करेगी, धोखाधड़ी से काम करेगी, बेईमानी से काम करेगी। और यदि बेईमानी से काम हुआ तो आपको विधायक और सांसद चुनने का जो अधिकार था वो अधिकार खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ? क्योंकि ईवीएम मशीन आपके वोटों की चोरी करती है, और इस वजह से आपका जो अधिकार था विधायक को चुनने का, सांसद को चुनने का, जब ईवीएम ने आपका वोट चुरा लिया तो आपके पास सांसद चुनने का, विधायक चुनने का अधिकार खत्म हो गया। ये है सबसे भयानक बात। यही कारण था 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट कोई आपके भदोई की पंचायत में चलने वाली मैजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार बनाई गई सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी अदालत है, और सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसने फैसला दिया। अगर उसका फैसला है तो कानून का दर्जा है, संवैधानिक दर्जा है उसके फैसले को। इस बात को हमको समझना होगा, जानना होगा। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाई गई। उस मशीन का नाम है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी अंग्रेजी के शब्द है, जैसे ईवीएम अंग्रेजी के शब्द है, वैसे वीवीपीएटी, वी वोटर, दूसरा भी वेरिफिएबल, यानी मशीन लगाई वोट देने के लिए। अरे आप तो बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। बैठो, बच्चों के बीच में जाके बैठो, बैठो, कुर्सी लेके बैठ जाओ। ये कुर्सी है, सामने कुर्सी, ये सामने कुर्सी है, वहां बैठो। और जो बच्चा आवाज करने की कोशिश करे उसको झापड़ लगाओ, उसको झापड़ लगाओ। और बच्चों को मेरा कहना है कि यदि आप सुनना नहीं चाहते तो चुपचाप बाहर निकल जाओ, और यहाँ बैठना है चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो ये पुलिस जो तुम्हारे पास बैठा है, पुलिस है ना भाई, है पुलिस है, पुलिस ये झापड़ लगा दिया। तो साथियों,
ये बताना चाहता हूं, ये बात समझाना चाहता हूं कि जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हमारे देश में आने के पहले क्या होता था? बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर होता था। आप बूथ पर वोट डालने के लिए जाते थे। जाने के बाद में वहां चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। आप बैलेट पेपर लेते थे, आप देखते थे कौन कौन उम्मीदवार, कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है, देखते थे। फिर देखते थे कि उनका चुनाव निशान क्या क्या है, देखते थे ना, चुनाव निशान क्या क्या है। तो आप देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, इस तरह के चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग भी जानते नहीं होते, मैं भी जानता हूं नहीं होते, मगर मैं आपको उदाहरण देने के लिए, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। सवाल मेरे समझने का नहीं है, सवाल आप लोगों के समझने का है। समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो आप लोग देखते हो चुनाव निशान, और चुनाव निशान देखने के बाद फिर आप सोचते हो किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया, ऐसा आप सोचते थे। और सोचने के बाद में मोहर उठाते थे, और कितना मोहर उठाते थे। अरे शाही नहीं, शाही होना चाहिए ना मोहर रखने के लिए। अरे शाही नहीं है, तो आप क्या करते थे? जो इंक वाला पैड होता है उसको ऐसा करते, हाँ शाही लग गई। आप क्या देखते थे? हाँ शाही लग गई है। लगने के बाद आपने जो निर्धारित किया कि कुत्ते को वोट देना है, तो आप क्या करते थे? मोहर ऐसा कुत्ते का निशान पर लगाते थे, ऐसा करते थे। हाँ बराबर लग गया। और फिर देखते थे बराबर लगे कि नहीं लगे। अब जिसकी आंखें कमजोर है वो चश्मा लगा कर देखा, अरे बराबर कुत्ते को लगे कि नहीं लगे। इंश्योर गारंटी करते थे, खातरी करते थे, हाँ बराबर। उसके बाद आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते, ऐसा फोल्ड करते, फिर ऐसा करते, फिर ऐसा करते। अब छोटा होने के बाद फिर बैलेट बॉक्स में डालते थे, और डालने के बाद निश्चित हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, और निश्चित होकर अपने घर में चले जाते। ये होता था बैलेट पेपर। अब ईवीएम आई। अब ईवीएम आई 2004 में, 2009 में आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया तो जैसे बैलेट पेपर पर चुनाव निशान दोनों आंखों से आप देखते थे, और आंखों से देखते हुए मोहर लगाते थे। लगी कि नहीं लगी उसको दोबारा देखते थे और खातरी करते थे कि बराबर लग गई है। इस तरह से आप ये काम करते थे। मगर ईवीएम मशीन में जब आप वोट बटन दबाते थे 2004 में, बटन कहां लगा दिखाई नहीं दिया। पंजे पर लगा, कमल के फूल पर लगा, साइकिल पर लगा, हाथी पर लगा, कहां लगा दिखाई नहीं देता था। 2004 2009 दिखाई नहीं देता था। अब दिखाई नहीं देता था तो जो वोट देने वाला आदमी है वो क्या कर रहा था? अरे मेरा वोट कहां है?
गिर गया। मैंने तो इधर लगाया, वोट जो है कहां पे? वो वोटर इधर उधर देखता, चुनाव आयोग के कर्मचारी आते, उसको कहते इधर उधर क्या देख रहे हैं, उनका रंग दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा इधर तो नहीं गिरा, इधर तो नहीं गिरा, ये देख रहा है। तो कर्मचारी कहता है बटन दबाया ना, हो गया, हो गया, हाँ इधर से आए थे, हाँ इधर चले। तो वो जब जाता तो कंफ्यूज होकर जाता था, पता नहीं सर मेरा वोट गया कि नहीं गया कि किसको गया, क्योंकि बैलेट पेपर पर तो आपको से दिखाई देता था, ईवीएम में 2004-2009 में दिखाई देती। इस बात को लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो आज भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस किया और सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए कि ईवीएम में घोटाला होता है, सबूत दिए। सबूत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की छानबीन की, जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद फैसला दिया ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसका मतलब घोटाला होता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसका मतलब ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार की कि ईवीएम में घोटाला होता है, और यदि ईवीएम में घोटाला होता है तो इस घोटाले को रोकना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक और नई मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है वीवीपीएटी, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेड। वोटर, वेरिफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेड। इस मशीन में जब आप वोट डालोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिएबल का मतलब है वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई का क्या मतलब है, आपने 2004 में 2009 में बटन दबाया था, आंखों से दिखाई नहीं दिया। 2014 में जब पेपर ट्रेल मशीन लगी, आपने बटन दबाया, दबाते ही आपको आंखों से दिखाई दिया। 14 में आपको आंखों से दिखाई दिया, इसका मतलब है आप अपने आंखों से आपने किसको वोट दिया वेरीफाई कर सकते हो। वोटर वेरिफिएबल, ये मशीन वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन का मतलब है कि मैंने जिसको वोट दिया, मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ, एक वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर यानी कागज में आपको 7 सेकंड तक दिखाई देता है। फिर आता है ए फॉर ऑडिट। इस मशीन के द्वारा आप अपने वोटिंग का ऑडिट कर सकते हो। इस मशीन का ऑडिट कर सकते हो, अपने वोटिंग का ऑडिट कर सकते हो। ऑडिट का क्या मतलब है, कागज का टुकड़ा गिरकर मशीन में चला गया, चले जाने के बाद में क्या हुआ, चले जाने के बाद में यदि राम नारायण यादव चुनाव लड़ रहे थे, ईवीएम मशीन ने यादव जी को चुनाव हरवा दिया।
वेतन के तौर पर गिर गए हैं, वो उसकी आप रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हो। तो रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, कलेक्टर को करना पड़ता है, जिलाधिकारी को करना पड़ता है, वो होगा। और फिर कागज के टुकड़ों की गिनती होती है। गिनती होने के बाद आपके वोटों का ऑडिट होता है। और इस ऑडिट की वजह से क्या होता है कि ईवीएम में ऑडिट का सिस्टम नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन में ऑडिट का सिस्टम है। ईवीएम मशीन में क्या क्या आपने वोट दिया, पहली बात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट जमा हो गया, दूसरी बात। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब आपका वोट जमा होता है तो वहां कागज होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। इसका फिजिकल एविडेंस है, नहीं है। जैसे बैलेट पेपर का फिजिकल एविडेंस होता है, भौतिक सबूत होता है। भौतिक सबूत का मतलब क्या है, दो है। एक, आंखों से दिखाई देना भौतिक होने का सबूत है। तो इसका वजन है, चाहे कितना भी हो, अगर इसका वजन है तो भौतिक सबूत है। मगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईवीएम मशीन में जो आपका वोट जमा होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई वजन नहीं है। और विशेष बात, आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारे दुनिया के लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल है। एक आदमी के नाम को दिया हुआ वोट दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, बहुत लोगों के पास मोबाइल होता है आजकल। आपने मोबाइल में मैसेज टाइप किया, राम नारायण ने मैसेज टाइप किया, राम नरेश यादव को भेज दिया, जाता जैसे जाता ही जाता। आपने यहाँ टाइप किया, राम नरेश ने नाम ये प्रवेश यादव को भेज दिया, जाता है, वायर है, इलेक्ट्रिक की लाइन है, फिर भी जाता। अगर आप अमेरिका में है, अमेरिका से भदोई में मैसेज भेजा जाता, भदोई से अमेरिका में भेजा जाता। अरे तो भदोई से अमेरिका में जाता है, भदोई में मशीन की नहीं मांग, भदोई के अंदर भदोई में नहीं जा सकता, अमेरिका में जाता है, भदोई के अंदर ही भदोई में नहीं जा सकता। तो जो जाता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी जाता है। जाता आप भेजते हो, दिखाई नहीं देता, फिर भी पहुंच जाता है। तो उसी तरह से ईवीएम मशीन में जो डाटा, क्या डाटा आपने वोट दिया, आपका वोट डाटा के रूप में जमा हो गया, वो जमा हुआ रिकॉर्ड वोट यादव जी का हो, त्यागी जी के नाम पर, मौर्य जी के नाम पर ट्रांसफर हो गया। यादव जी चुनाव जीतना चाहिए, मौर्य जी चुनाव जीत गए, यादव जी चुनाव। तो ईवीएम मशीन जिसको चाहे चुनाव जितवा सकती है, जिसको चाहे चुनाव हरा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े ना, पिछले आपकी यूपी का है, इसलिए यूपी का बता लड़ेगी ना। सोनिया गांधी चुनाव जीत गई, राहुल गांधी चुनाव हार गए, हारेगी नहीं? राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर भी हार गए। तो आप लोगों को ये बात कोई काल्पनिक बातें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
ठीक भी है। मैं थोड़ा अंग्रेजी में आपको नोटिस सुना था तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं आपको प्रिसाइज बता रहा हूँ। क्या लिखा है? From the materials placed by both the sides, we are satisfied that the paper trade is an indispensable requirement of a free and fair election. The confidence of the voters in the EVMs can be achieved only with the introduction of the paper trade. EVMs with VVPAT system ensure the accuracy of voting system with an intent to have full transparency in the system and to restore the confidence of the voters. It is necessary to set up EVMs with the VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in the democratic system. ये क्लियरली लिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये करवाने के लिए पेपर ट्रेल लगाया। एक चीज आपको बताया। दूसरा पैरा, in the light of the above discussion and the taking notice of the pragmatic and reasonable approach of the ECI and considering the fact that the general election of India, the ECI has to handle 1,10,00,000 polling booths, will permit the ECI to introduce the same in gradual stage or geographical wise in the ensuing general election. The area, states or actual booths are to be decided by the ECI and the ECI is free to implement the same in a phased manner. We appreciate the efforts and good gesture made by the ECI in introduction to the same. For implementation of such a system, VVPAT in a phased manner, the government of India is directed to provide required financial assistance for procurement of units of VVPAT. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया कि VVPAT मशीन खरीदने के लिए जितना पैसा लगता है उतना पैसा दिया जाए ताकि देश का चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सके। साथियों, मैं ये बात आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसलिए मैं ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और इसके आधार पर ये बात आपको समझा। अब मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूँ। अब जो ईवीएम मशीन आपका वोट जो आता है वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऐसा होता है। ईवीएम मशीन दूसरे आदमी का नाम वोट तीसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दिया, इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब पेपर ट्रेल मशीन को कैसे रोकती है? ईवीएम मशीन की काउंटिंग हुई, राम नरेश यादव चुनाव हार गए। राम नरेश यादव ने कहा कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मत है वो कागजी मत की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग होगी, होने के बाद क्या होता है? कागजी मतों की गिनती होती है पेपर ट्रेल मशीन में, दूसरी मशीन में। उसमें क्या होता है? राम नरेश यादव चुनाव जीत जाता है। राम नरेश यादव ईवीएम में हार गए थे, मगर राम नरेश यादव पेपर ट्रेल में जीत जाते। क्यों? तो ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला नहीं किया जा सकता है। कैसे? एक बड़ा सबूत के साथ आपको बता। आप बैलेट पेपर पर वोट डालते थे तो आपने मानो पंजे पे स्टैम्प लगाया, पंजे का स्टैम्प लगा हुआ और यहाँ कमल का फूल पर स्टैम्प लगा हुआ है, मोहर लगी, स्टैम्प मतलब मोहर लगी। अब यहाँ कमल के फूल पर मोहर लगी है, यहाँ पंजे पर मोहर लगी है, तो पंजे वाला पेपर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। कमल के फूल वाला वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? दोनों का एविडेंस अलग अलग है, दोनों पर अलग अलग
मोहर लगी है, दोनों कागज पे अलग अलग मोहर लगने की वजह से पंजे में फूल मिक्स नहीं कर सकते और फूल में पंजा मिक्स नहीं कर, वो अलग अलग है। ईवीएम मशीन में केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक आदमी का दूसरे नाम पर प्राप्त हो सकता है, एक जो है एक नहीं हो सकता। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज के टुकड़े पड़ते हैं उसमें घोटाला पकड़ने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की। जब घोटाला पकड़ने की व्यवस्था की तब ईवीएम लगाने का आदेश दिया। अब आगे क्या हुआ? 2014 में पेपर ट्रेल मशीन लगा, आप वोट डालने के लिए गए, आपने किसको वोट डाला आपको आंखों से दिखाई दिया। कितना परसेंटेज लगाया चुनाव आयोग ने? 0.33%, आधा परसेंट नहीं लगाया, 99.67% नहीं लगाया, लगभग नहीं लगाया। 2014 को नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। 2014 में नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपने आदेश दिया था 8 अक्टूबर 2013 को, चुनाव आयोग ने आपके आदेश पर अमल नहीं किया और इस वजह से ईवीएम में घोटाला बदस्तूर जारी है। इसको रोकने के लिए आपने पेपर ट्रेल मशीन लगाया था, मगर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल लगाया तो घोटाला रुकेगा कैसे? घोटाला रुकेगा कैसे? घोटाला रोकना होगा। घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो इस तरह से पेपर ट्रेल मशीन ना लगने की वजह से, पेपर ट्रेल मशीन ना लगाने की वजह से ईवीएम में घोटाला 14 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ। मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल लगाना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को मैंने लगवाई। मुझे लगता किसी को पता है? यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी को पता नहीं है कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन मैंने लगवाई। इसका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। और किसी अखबार ने इस खबर को नहीं छापा, किसी टीवी वाले ने खबर नहीं छापा। अगर पंडित जी पेशाब हो जाते वो भी सारे खबर छापते कि पंडित जी पेशाब हो गए। इस देश के चुनाव को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ईमानदारी से चुनाव करने के लिए एक पेपर ट्रेल मशीन 13 लाख मशीनें मैंने लगा और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मैंने ऑर्डर तो लाया, मगर चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया 2014 में, 2015 में नहीं लगाया, 16 में नहीं लगाया, 17 में आदेश दिया, 2019 में 13 लाख मशीन। जब 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन लगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ने
कांग्रेस के लोगों को संपर्क किया और कहा कि अब तो पेपर टेस्ट मशीन लग गई, अब तो भोपड़ा पकड़ने वाली मशीन लग गई, अब तो 2019 के चुनाव में चुनाव जीत नहीं पाऊंगा। मगर आपने 2004 में घोटाला किया, आपने 2009 में घोटाला किया, 2 बार आपने घोटाला करके सरकार बनाई और आपका हमारा समझौता हुआ। हमने ये कहा था कि 2009 में आपने घोटाला किया, 2004 में आपने घोटाला किया, अब सारे देश की जनता को बता देंगे। तो कांग्रेस ने, आप लोगों ने कहा, हमको कहा कि आप जनता को बताओ। तो हमने कहा नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, धोखाधड़ी हो रही, बताएंगे। तो आपने हमको कहा 2 बार तुम घोटाला किया, 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर देगा। अब तो चुप रहो। अब 2 बार कांग्रेस ने घोटाला किया, कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी को कहा 2 बार तुम कर दिया। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा हाँ बना, आपने 2 बार किया, हमको भी 2 बार मान दिया और 2 बार करने के लिए मदद भी करने के कहा। और वामन मेश्राम ने 24 अप्रैल 2017 को टांग अड़ा दिया। गांधी जी की टांग तो सिंदर हड्डी की थी, ये वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी की, ये रोक लगा दिया। अब हम 2019 का चुनाव जीत नहीं पाए, तो आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा अरे हम प्रधानमंत्री होते सारा दुनिया का 2 नंबरी काम कर देते और किसी की मदद थोड़ी देते। कांग्रेस को सारे देश के लोग 2 नंबरी लोग बोलते हैं, वो इसी वजह से हम किसी को बोलते, हम 2 नंबर का धंधा करते और घोटाला करते, जो करना करते। तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम सत्ता में हो, केंद्र की सत्ता तुम्हारी, चुनाव कमिश्नर तुमने बनाया, सारे देश की मशीनरी तुम्हारे नियंत्रण में, और तुम घोटाला करते। अब में सामने कहां कराई है, इतना आसान तो है नहीं। जिसने टांग अड़ाई वो कोई इंडिविजुअल आदमी थोड़ी है, वो तो 600 जिलों में है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4 लाख लोगों का मोर्चा निकालकर आरएसएस की लाल कर दिया था। वो तो छोटे छोटे लोग थोड़ी है, आसान नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कहा हमारी मदद करो। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट भेजा। फरवरी 2019 को उन्होंने केस दायर किया। केस ने कहा 50% मिलान करा, यानी ईवीएम मशीन के वोटर और पेपर ट्रेन के वोटर 50% मिलान करा। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्या कहा? 8 अक्टूबर 2013 को फैसला हो चुका है, आपने अमल नहीं किया, इसलिए 24 अप्रैल 2017 को दोबारा फैसला हो गया। 2017 को भी फैसला हो गया है, और अगर फैसला हो गया है तो अब 2019 में दोबारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का कोई कारण है नहीं। एक केस, एक संवैधानिक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसी इशू पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मतलब है? मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया। एक केस लेने बन रही है, इसकी हीरिंग नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस होते रंजन गोगोई, रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया, प्रेशर में आ गया। दूसरे नंबर का चीफ जस्टिस था जस्टिस बोबड़े,
जो जस्टिस गोगोई के बाद चीफ जस्टिस होने वाला था और इसका दादा आरएसएस का वकीलों के संगठन का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, नागपुर का, वो भी नागपुर का तुम्हें करता है। जस्टिस बोबड़े ने 7 जज का बेंच बिठाया, जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उस औरत ने जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाया, झूठा था। अगर उस औरत का आरोप झूठा था तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक का जज बनाया और जस्टिस पटनायक को कहा गया कि जांच करो। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। ऐसा जुडिशियल हिस्ट्री में दुनिया के कई हुआ। अगर रंजन गोगोई चीफ जस्टिस निर्दोष है, इसका मतलब उस औरत ने झूठा आरोप लगाया। अगर झूठा आरोप लगाया, इसका मतलब है वो औरत दोषी है। अगर वो औरत दोषी है तो जस्टिस पटनायक ने उसे निर्दोष क्यों छोड़ा? और उसको निर्दोष छोड़ा, दोनों को निर्दोष छोड़ा। जब खबर आई, मैंने खबर पढ़ी, मैंने खबर देखनी और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया कि कांग्रेस के लोगों का यह कहना कि 50% मिलान करा दो नहीं होगा, 1% होगा। 1% जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? मेरा जो जजमेंट था रिकाउंटिंग का 24 अप्रैल 2017 का, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता तो मेरे निर्णय के अनुसार रिकाउंटिंग करना पड़ता, और रिकाउंटिंग करते तो नरेंद्र मोदी चुनाव आ जाते। वो दूसरा जजमेंट लाया गया 1% का। अब चुनाव आयोग को मौका मिल गया ये कहने का कि आपका जजमेंट पुराना है, ये नया जजमेंट आया है 1% का, अब हम 1% वाला अमल करेंगे। आपका निर्णय पुराना हो गया और ये नया निर्णय आया है, हम इस पर अमल करेंगे। तो 1% के आधार पर ये चुनाव हुआ और आरएसएस बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया कि चुनाव आयोग डर गया। चुनाव आयोग डर गया और उसने पेपर ट्रेल मशीन का कागजी डाटा 24 सितंबर 2019 को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारे के सारे मेरे पास सबूत है, सबूत डॉक्यूमेंट्री सबूत है। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 24 सितंबर 2019 को ईवीएम मशीन के घोटाला पकड़ने वाली मशीन के सबूत, पेपर ट्रेल मशीन के सबूत 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। चुनाव आयोग को पूछा कि ये पेपर ट्रेल का डाटा कितना महीने रखना कानूनन लिखा हुआ है। 94 बी इलेक्शन कंडक्ट रूल के अनुसार 12 महीने डाटा रखना पड़ता है। 24 सितंबर तक 12 महीने होते हैं, कितने? 4 महीने में ही इलेक्शन कमीशन ने डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मालूम था पेपर ट्रेल मशीन में घोटाला ईवीएम में हुआ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर डिस्ट्रॉय नहीं किए गए
सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पेपर मशीन को सीज करने का ऑर्डर लाएंगे, रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे, जरा घोटाला पकड़ा जाएगा। आप लोगों को और एक बात बहुत भयंकर बात, आप लोगों को पता है कि कौन से तारीख को नरेंद्र मोदी ने कोविड का पाबंदी लगाया? 22 मार्च को। तो ये 22 मार्च को उसका समय समाप्त होने वाला था। इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, 22 मार्च से कोविड के नाम पर नरेंद्र मोदी ने पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का परिणाम ये हुआ कि ये जो घोटाले का मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ये सरबत करने का कोविड का ऑर्डर देने के आधार पर हुआ और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर बंद हो गया, केस हियरिंग बंद हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हियरिंग करेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे हुआ, हियरिंग होता तो नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाती, घोटाले में पकड़ी जाती। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, एक घोटाले से बनी। नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है, ये मैं रानिया कह रहा हूं। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर छोटे छोटे आरोप कर रहे हैं और उनको भाजपा वाले एफआईआर दाखिल करके अरेस्ट कर रहे हैं। मैं कई सालों से बोल रहा हूं, सब मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे। क्यों? उनको मालूम है मोहम्मद निजाम के पास सारे के सारे ये सबूत है, लेने के देने पर जाएंगे। जब मैं गुजरात की जेल में गया तो गुजरात में जाने से डरते हैं, तो गुजरात की जेल में गया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, कहने लगा आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी ने अकेले जेल में जाते जाते हीरो बनने का ठेका दे दिया। अब जेल में गए और हीरो हो गए तो आपको क्या तकलीफ? हम अपनी लड़ाई के लिए जेल में जा रहे हैं भाई, कोई चोरी चकारी ठगी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन देश में होने से रोका जाएगा तो लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे। अगर लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे, देश खतरे में पड़ेगा। तो देश बचाने का अभियान है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में परिवर्तन का अधिकार इसीलिए संविधान ने दिया। अगर इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होने से रोकने का काम करेगा तो जनता हथियार उठाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम शांतिपूर्ण परिवर्तन करने देने की जो व्यवस्था संविधान में है ना, मुझे दे रहे हो। इसलिए साथियों ये बात बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर। अभी मैं जब आया था तो मुझे एक जानकारी मिली कि हमारे SC ST OBC के कुछ अधिकारी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कुछ अधिकारी हैं, वो अधिकारी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, वहां पर साहब जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, ऐसा जो मोहम्मद निजाम बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकारी इस शासक पर ब्राह्मण ने लगाए हैं वो बोल रहे हैं, वो गधे की औलाद। वो जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकारी है वो गधे की औलाद। क्यों? अरे बददिमाग लोग,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पार्लियामेंट साहब ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने फैसला दिया, सारे दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद दिया, उसके बाद कह रहा है घोटाला होता है। तुम कौन? तुम्हारे पास कोई संवैधानिक अथॉरिटी है क्या? किसी अथॉरिटी को, किसी जिलाधिकारी के अधीन काम करने वाले कर्मचारी को ईवीएम मशीन वेरीफाई करने का अधिकार है? पूछो किसी भी अधिकारी को पूछो कि क्या तुम जो अधिकारी हो, तुमको ईवीएम मशीन वेरीफाई करने का अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। किस आधार पर कह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा, तुम बाहर कह रहे हो ईवीएम मशीन निर्दोष है, बाहर कह रहे, इधर आओ, इधर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा ईवीएम मशीन निर्दोष बताओ। चुनाव आयोग का वकील ईवीएम मशीन को सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष साबित नहीं कर पाया। वो अखबार में बयान देता है चुनाव कमिश्नर, उधर है भाई छानबीन करने का, वो अखबार वाले छानबीन कर रहे क्या? मेरी अकेली की खबर छाप रहे। तो मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि टीवी वाले एक साइड में चुनाव कमिश्नर को बिठा, एक साइड में मुझे बिठा ले जाने जो मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब दे। ये बोल रहे हैं कि हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो अधिकारी है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 112 अधिकारियों की लिस्ट है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। उन्होंने चुनाव आयोग को 17 सवाल पूछे और कहा घोटाला होता है, इसको जवाब दो। 2 साल हो गए चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जिन अधिकारियों ने, आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, तुम बोल रहे हो आईएएस आईपीएस नहीं, तुम बोल रहे हो सारे गधे की औलाद हमारे जो लोग हैं, नस्ल गधे की औलाद है। अरे मेरे पास 112 आईएएस आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट है, जिन्होंने 17 साल चुनाव आयोग को पूछे, एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो भी तो चुनाव कंडक्ट करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने भी लिखा हमने भी चुनाव कंडक्ट करवाया। मगर जो अधिकारी तुमको बोल रहे थे याद रहे, अरे वो आईएएस नहीं है। छुटका अधिकारी का छुटका। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि पंडित जी ईवीएम के निर्दोष होने के प्रचार क्यों नहीं कर रहा है। पंडित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारियों को ईवीएम निर्दोष है इसके प्रचार में क्यों लगाया? क्योंकि वो जानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो अधिकारी है वो क्या बोलते हैं, अरे यार अगर हम लोग ऐसा कहें तो सारी हमारी नौकरी खत्म पड़ जाएगी और हमारी रोजी रोटी चल रही है, सारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो अहमद राम को क्या है, वो तो अपना लड़ाई कर रहा है, हमारी सारी नौकरी चली जाएगी। तो हमको तो बोलना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, अरे वो समझ ले वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका सारा का सारा समाज सत्यानाश हो जाएगा। ये समझ ले, उसकी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इसको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए सर्वाधिकार दिए। भारत सरकार भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एटोनॉमस पावर। दूसरी, अगर चुनाव आयोग के पास अनियंत्रित अधिकार है तो वो ईमानदारी से काम भी कर सकता है, जैसे कि सेशन ने किया था।
मगर हर कमिश्नर टीएम सेशन नहीं होता है, दूसरे कमिश्नर इस अथॉरिटी का उपयोग घोटाला भी कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए चुनाव कमीशन का निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल करे। गलत काम होने के बाद गलत निर्णय लिया, ऐसा फैसला लेने का काम ना करे। चुनाव चल रहा है, मिनट टू मिनट निगरानी करे, गलत होगा तो रोके और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारतीय प्रजा का मौलिक अधिकार है, इंश्योर करे, गारंटी दे। आर्टिकल 32 के तहत भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दिया गया है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। 3 जज का पैनल बनाकर निगरानी, नियंत्रण करे। एक बात। दूसरा, इस देश में नहीं सारे दुनिया में डेमोक्रेसी में तो ऑर्डर होता है, उसी को सरकार बनाने का, विधायक चुनने का, सांसद चुनने का अधिकार है। अब सरकार बनाने का बहुमत में किसकी सरकार लाना है, अल्पमत में किसकी सरकार लाना है, जनता का अधिकार है। तो इसलिए जनता के पास भी पावर होना चाहिए। एक पावर नागरिक लोगों की समिति होनी चाहिए, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, ताकि वो भी निगरानी, नियंत्रण करने का काम करे। और ये कानूनन हो, ये संवैधानिक हो, तो चुनाव आयोग के द्वारा घोटाला करने का काम नहीं होगा। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार, आपको समझा होगा। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार। तो चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया, क्या मशीन बनाई, कौन सी मशीन बनाई, कैसी बनाना है, तो हमने कैसी बनाना है, घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। कौन सी मशीन बनाना है, घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। तो कंपनी वाले ने क्या कहा, पैसा ज्यादा लगे, पैसा ज्यादा लगे। चुनाव आयोग ने पूछा क्यों लगेगा, करने वाली है, जब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा तब तो घोटाला होगा, ऐसे थोड़ी होगा। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो हमको ज्यादा खर्चा आएगा, तो हम सस्ते में कैसे देंगे, सस्ते में दे सकते। कंपनी ने चुनाव आयोग सस्ते में दे सकते, आप कैसे, ईवीएम मशीन हम ईमानदार बना कर दे रहे हैं, बनने वाली मशीन को ज्यादा खर्चा नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, हमें घोटाला करने वाली चाहिए। पैसा चाहे ज्यादा लग जाए, हमारे जेब से हर थोड़ी पैसा जाने वाला है। भारत की प्रजा टैक्स पेयर है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। गरीब आदमी कभी सब्जी ना हो, नमक से रोटी खाता है, नमक ज्यादा खरीदना पड़ता है, नमक पर ज्यादा टैक्स होता है, तो गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, टैक्स का पैसा भारत सरकार के पास है, वो पैसा चुनाव मशीन खरीदने के लिए हम दे रहे हैं। हमें सस्ती मशीन नहीं चाहिए, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करना। यदि सुप्रीम कोर्ट का पैनल हो और नागरिकों का जो पैनल हो और इनकी सहमति से मशीन बनाने का ऑर्डर देना हो, तो ईमानदारी का देना पड़ेगा। या सुप्रीम कोर्ट शामिल हो और नागरिकों का पैनल शामिल हो, फिर तो ईमानदार मशीन बनाने का आदेश देना पड़ेगा। फिर ईमानदार मशीन बनेगी, ईमानदार मशीन बनेगी तो घोटाला हो नहीं पाएगा। जो छोटी मोटी बातें होगी तो नागरिक पैनल और सुप्रीम कोर्ट का पैनल निगरानी करके होने से रोक देगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए हम चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज रहे हैं। यदि चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं तो भारत बंद करेंगे, नहीं तो भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद है सीए के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया था, है अब किसी को पता है? सीए के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया था।
मोदी और अमित शाह की सरकार ने वो कानून अभी तक स्थगित रखा हुआ है, वो कानून स्थगित रखा हुआ है कि हमारे आंदोलन का नतीजा है। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो ठीक है, सुधार करता है तो ठीक है, ईवीएम में सुधार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। अच्छा, कैसे फोड़ेंगे? सबसे पहले तुम्हें फोड़ो कैसे? मुझे भी वोट का अधिकार है भाई, और चुनाव आयोग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वहां हमेशा को वोट देने से जाने के लिए रोके। तुम्हें वोट देने के लिए जाऊंगा, जाने के बाद वोट दूंगा, बोलने के बाद मशीन थम और जमीन पर चुनाव के अंदर पटक दूंगा, मशीन टूट जाएगी। मशीन टूटेगी तो वो मशीन काम नहीं करेगी। इसके लिए आप लोगों को आदेश निर्देश है, सारे देश भर में निर्देश हम दे रहे हैं। कल से आप काम पर लग जाओ, 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो और मीटिंग करके शेड्यूल कास्ट के 15 लाख दूध तैयार करो, क्योंकि 15 लाख दूध रहने वाले हैं। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख तैयार करो, एमबीसी के 15 लाख तैयार करो, ओबीसी के 15 लाख तैयार करो, माइनॉरिटी के 15 लाख तैयार करो और महिलाओं के 15 लाख तैयार करो। और इतने सारे 15 लाख होने के बाद ये मशीन चुनाव स्थगित हो जाएगा, दोबारा चुनाव करना होगा। जब दोबारा चुनाव का मामला आएगा तो सरकार बोलेगी ईवीएम मशीन जनता को मंजूर नहीं है, बैलेट पेपर लाना होगा, बैलेट पेपर देगा। ऐसा करना होगा, इतना आसान नहीं है, ऐसा ही करना होगा तभी